तो जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि इंडियन आर्मी एग्ज़ाम 2027 से रिलेटेड जो अभी हाल ही में एओसी की वैकेंसी आई है, जिसमें आपको फायरमैन और ट्रेडमैन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। और हाल ही में दोस्तों आप सभी को जीडी की वैकेंसी आने वाली है, ट्रेडमैन की वैकेंसी आती है, और जो अग्निवीर की वैकेंसी है जिसे परमानेंट करने की बात कही जा रही है, उन्हें सभी के लिए क्लास आपको लिए दोस्तों चैनल पर मैं शुरू करने वाला हूं, जिसमें दोस्तों हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होते हैं और सिलेबस के थ्रू भी दोस्तों क्वेश्चनों को कवर कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ आपको बता दूं कि ये जो वैकेंसी आती है, जैसे आर्मी जीडी की वैकेंसी जनवरी फरवरी में आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। अग्निवीर की वैकेंसी दिसंबर में देखने को मिलती है। और अभी हाल ही में जो एओसी की वैकेंसी निकली है, इनका क्या होता है, जब नोटिफिकेशन मेरे भाई आउट होता है तो इस नोटिफिकेशन के बाद हमें केवल 1 से 1.5 मंथ का समय मिलता है प्रिपरेशन के लिए, जो बहुत ही कम समय होता है जिसमें बच्चे सही तरीके से प्रिपरेशन नहीं कर पाते हैं। तो आप सभी के लिए अभी से मैं इसलिए क्लास शुरू करने वाला हूं कि जैसे ही इसकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हो तो आपकी सारी सिलेबस, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो, केवल आपको रिवीजन करना बाकी हो। तो इसीलिए दोस्तों अभी से क्लास शुरू कर दी जा रही है चैनल पर। डेली शाम को 6 बजे आपको क्लास देखने को मिलेगी। तो यदि आप दोस्तों इसमें से किसी भी वैकेंसी की तैयारी करना चाह रहे हैं, खास तौर पर एओसी की जो वैकेंसी अभी हाल ही में निकली हुई है, तो चैनल के साथ जरूर से जुड़ जाइएगा। ऐसी तैयारी होगी यहाँ पर जो आपको सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ाएगी। टॉप 25 क्वेश्चन आज की वीडियो में डेमो क्लास के रूप में मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम जीके जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर कर रहे होंगे। एक बार इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिएगा कि चैनल के साथ जुड़ना है कि नहीं जुड़ना है। 2027 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए आज की वीडियो की अभी मैं शुरुआत करता हूं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट जरूर से कर लीजिएगा, जिससे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। और वीडियो मेरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक ही हमें मोटिवेट करता है इसी तरीके की वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। पहला क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, उससे पहले आपको याद रख लेना है कि दोस्तों कई चीज़ें एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से पूछी जाती है, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना की स्टार्टिंग हुई थी 1951 से लेकर 1956, यानी 5 साल तक रही थी, आप सभी को पता है। दूसरी चीज़ पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किससे रिलेटेड है, किस मॉडल पर। तो याद रख लेना, हेराल्ड डोमर मॉडल पर दूसरी पंचवर्षीय योजना को बनाया गया था। इसमें दोस्तों कृषि पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। इसमें कृषि पर विशेष बल दिया गया था, जिसके बाद दोस्तों गेहूं और जौ के उत्पादन में वृद्धि देखी गई थी, ठीक है। यहाँ पर उच्च पैदावार वाली किस्म की बीज का प्रयोग किया गया था, और इसमें दोस्तों गेहूं और जौ का उत्पादन सर्वाधिक हुआ था। यानी कहा जा सकता है जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो सफल योजना थी, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना सफल योजना थी, और इसी योजना के तहत दोस्तों बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को स्टार्ट किया गया था इसी पंचवर्षीय योजना के तहत। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। दूसरी पूछा जाता है कि सेकंड पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। पीसी महालनोबिस मॉडल, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि 29 जून को क्या मनाया जाता है। तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस के रूप में 29 जून को सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि सेकंड पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। जैसे फर्स्ट पंचवर्षीय योजना कृषि पर आधारित थी, सेकंड पंचवर्षीय योजना मेरे भाई भारी उद्योग पर विशेष बल दिया गया था, ठीक है। भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया गया था। दूसरी चीज़ आपको याद रख लेनी है, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत में करी गई थी, ठीक है। इस्पात संयंत्र की स्थापना भारत में करी गई थी, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है।
याद रखिएगा। ठीक है, अब मैं बात करूं तीसरी पंचवर्षीय योजना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना को असफल योजना माना जाता है। क्यों हुई थी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल? तो यहाँ पर दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद मेरे भाई चाइना का युद्ध आपने देखा। ठीक है, और उसके बाद भारत में भीषण अकाल पड़ गया था, जिसके कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गई थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही था। ठीक है, अगली बात याद करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना। तो ये चौथी पंचवर्षीय योजना गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ना, वो मैं सारी चीज़ आपको कवर करा रहा हूँ। यदि गॉडगिल मॉडल आप याद रखेंगे तो ज़रूर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। देखिए, जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, इसी पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था। दूसरी चीज़, हरित क्रांति को विशेष बढ़ावा दिया गया था। ठीक है, हरित क्रांति को बढ़ावा दिया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की स्थापना करी गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना मेरे भाई आप याद रखेंगे छठी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप कवर करके जरूर से याद रखिएगा। यहाँ पर मैं बात करूँ कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था, तो राइट आंसर आप याद रखेंगे ऑप्शन सी आपका हो जाएगा पाँचवीं पंचवर्षीय योजना। और ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी मेरे भाई जो केवल 4 वर्ष चली थी, 1974 से लेकर 1978 तक। ठीक है, सारी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष के लिए थी, लेकिन ये एक ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसे 1 साल पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि इनमें से बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त, देखिए बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की बात करूँ तो 1793 ईस्वी में लागू करा गया था। ठीक है, उस समय कौन था वायसराय? तो वायसराय का नाम था कार्नवालिस। ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। दूसरी चीज़, कार्नवालिस से रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है कि बनारस में, ठीक है, क्या पूछा जाएगा? बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी? तो संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना बनारस में करी गई थी। और कब करी गई थी मेरे भाई? तो याद रख लेना 1791 में। किसने करी थी? डंकन के द्वारा करी गई थी। और उस समय वायसराय कौन थे? तो कार्नवालिस वायसराय था उस समय। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगली चीज़ आप याद रखेंगे मेरे भाई, पूछा जाता है कि सहायक संधि, क्या पूछा जाएगा? सहायक संधि किसने शुरू करी थी? तो सहायक संधि शुरू करी थी, ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका वेलेज़ली। वेलेज़ली ने सहायक संधि लेकर आया था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, दूसरी चीज़ आपसे पूछता है कि वेलेज़ली के शासनकाल में ही नोट करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज। आपसे पूछेगा कि किसके शासनकाल में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी, तो उस समय वायसराय कौन था? तो वेलेज़ली था। ठीक है, दूसरी चीज़ आप रैयतवाड़ी व्यवस्था याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ पर हमसे स्थायी बंदोबस्त के बारे में पूछा है, लेकिन एग्ज़ाम में रैयतवाड़ी व्यवस्था भी पूछ लेता है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? उस समय वायसराय कौन था? तो याद रख लेना, एक इम्पोर्टेंट मार्बिल हेस्टिंग नाम था। ठीक है, एक वारेन हेस्टिंग था, लेकिन इसका नाम है मार्बिल हेस्टिंग। ठीक है, ये इसके शासनकाल में क्या हुआ था? रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत हुई थी, याद रखेंगे। और इसी के शासनकाल में मेरे भाई तीसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करूँ, स्थायी बंदोबस्त किसने शुरू किया था? ऑप्शन सी बताया मैंने, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? देखिए पतन को हम क्या बोलते हैं? बंदरगाह बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह बहुत फेमस है, नाम याद रखेंगे। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, लोथल। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। ठीक है, कालीबंगा की बात करूँ तो यहाँ से जूते खेत के साक्ष्य मिले थे। ठीक है, जूते खेत के साक्ष्य मिले थे, काली चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है, एग्जाम में आपसे क्या पूछता है कि जूते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो कालीबंगा राजस्थान से मिले थे। ठीक है, मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो के बारे में कई चीज़ पूछता है, इसका शाब्दिक अर्थ याद रखेंगे। मृतकों का टीला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, क्या है इसका शाब्दिक अर्थ है। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली थी? यहीं से मिली थी।
ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि विशाल स्नानागार कहाँ से मिला था, तो मोहनजोदड़ो से ही मिला था। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो से ये चीज़ें पूछी जाती हैं। राइट आंसर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती थी, कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो रणजी ट्रॉफी 2025-26 किस क्रिकेट टीम ने जीती थी, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर ने जीती थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका कि कौन सी रेखा लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव का कारण है। देखिए कुछ रेखा लाइनें एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे आपसे मैं बात करूं रेड क्लिफ रेखा पूछी जाएगी, तो रेड क्लिफ रेखा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, इंडिया और पाक के बीच में कौन सी है, रेड क्लिफ रेखा है। आपसे मैकमोहन रेखा पूछे तो ये इंडिया और चाइना के बीच में है। ठीक है, आपसे कौन सी रेखा पूछे, डूरंड रेखा लाइन पूछे तो ये कहाँ पर है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। यानी ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आपसे 38वीं समानांतर रेखा पूछे तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसने लिखी है। इम्पोर्टेंट है और इसका राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे कि वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, देखिए जनगणना के बारे में बात करूँ काफ़ी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाता है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि जनगणना पहली जनगणना नीति कब आई थी, आप सभी बताएंगे पहली जनगणना नीति कब आई थी। तो पहली जनगणना नीति 1948 में आई थी और उसके बाद स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब कराई गई थी, तो 1951 में कराई गई थी। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2011 की जो जनगणना थी वो कौनसेवें नंबर की थी, 15वें नंबर की थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद की याद रखेंगे तो 7वें नंबर की थी। ठीक है, यदि मैं बात करूं 2011 की जनगणना की क्या बोलते हैं थीम क्या थी, तो थीम थी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या थी, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, ये इसकी थीम थी। ठीक है, इसका शुभंकर क्या था, तो शुभंकर प्रगणक शिक्षिका। ठीक है, प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था, ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, कितने चरणों में ये जनगणना हुई थी, तो 2 चरणों में ये जनगणना हुई थी। ये सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, उस समय जनगणना के आयुक्त कौन थे, तो जनगणना आयुक्त 2011 के थे सी चंद्रमौली जी। कौन थे मेरे भाई, सी चंद्रमौली का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं और इनको आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो साक्षरता दर में सबसे पहले नंबर पर आपका राज्य आ जाता है केरल, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन सबसे कम में कौन है, तो सबसे कम में बिहार है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। अगला क्वेश्चन है कि रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। आजकल आपको घर घर में रंगोली बनते देखी होगी, लेकिन किस क्षेत्र की कला शैली है, किस राज्य में रंगोली सबसे पहले स्टार्ट हुई थी, कौन सा राइट आंसर होगा। देखिए रंगोली की बात करूं तो ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र की है मेरे भाई, महाराष्ट्र की कला शैली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 32 निम्न में से किससे संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए शोषण से विरुद्ध अधिकार की बात करूं तो शोषण से विरुद्ध अधिकार 23 और 24 में आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात करूं तो 25 से लेकर 28 आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, समानता के अधिकार की बात करूं तो 14 से लेकर 18 तक आपको समानता का अधिकार देखने को मिलेगा। लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आर्टिकल 32 है, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। और इसी को दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा का ही थी, ये भी आपको याद रख लेना। यानी यदि आपके कोई मौलिक अधिकार का कोई हनन करता है तो आप आर्टिकल 32 के द्वारा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन परियोजना किस राज्य की परियोजना है? इम्पोर्टेंट है और राइट आंसर क्या होगा? उससे पहले मेरे भाई, यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कराया और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, अपने दोस्तों में एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इसी तरीके की वीडियो कंटिन्यूसली चैनल पर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे आपको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लेना है। डेली शाम को 6 बजे आपको चैनल पर वीडियो देखने को मिल जाया करेगी। ठीक है, बेहतरीन तरीके से हम AOC की तैयारी करेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर मैं बात करूँ नागार्जुन सागर बांध परियोजना की, तो राइट आंसर आप याद रखेंगे, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? नागार्जुन सागर बांध परियोजना। तो नागार्जुन सागर बांध परियोजना मेरे भाई ऑप्शन में कोई भी नहीं है, याद रख लेना नागार्जुन सागर बांध परियोजना, इसको गलत कर लेना। ठीक है, नागार्जुन सागर बांध परियोजना आपको तेलंगाना में देखने को मिलेगा। कहाँ पर है? तेलंगाना में है। और किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? आपने आंसर भी दे दिया होगा। ट्रैकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका आँख, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि जय हिंद का नारा किसने दिया था? देखिए जय हिंद का नारा, कई सारे नारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था मेरे भाई? भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूं, ये किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था। इन्होंने ही नारा दिया था दिल्ली चलो का। ठीक है, गांधी जी का नारा आप सभी को याद होगा, गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा, करो या मरो। ठीक है, उसके बाद एक और नारा जय जवान जय किसान, किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। तो ये नारे भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको जरूर से आपको कवर करते हुए चलना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर याद रख लीजिएगा, ऑप्शन सी आपका सुभाष चंद्र बोस ने ही जय हिंद का भी नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य से प्राप्त होता है? ऑप्शन में तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सोना की बात करूं तो राइट आंसर नोट करेंगे कर्नाटक, ऑप्शन आपका कौन सा? सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। देखिए पुलित्जर पुरस्कार आप सभी को पता होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी, किसने करी थी, ये आपको बताना है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1894 में। कहाँ पर हुई थी मेरे भाई? पेरिस, फ्रांस में, आपको याद होना है। ठीक है, आपको याद करना है, पेरिस, फ्रांस में। और किसने करी थी? पियरे डी कोबर्टिन का नाम आपको याद होगा, पियरे डी कोबर्टिन ने करी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि कोयना बांध परियोजना किस राज्य से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर की बात करूं तो कोयना बांध परियोजना मेरे भाई महाराष्ट्र में है। और किस नदी पर है? कोयना नदी पर ही बना हुआ है। ठीक है, कुछ पूछे जाते हैं, जैसे टिहरी बांध आपसे पूछा जाएगा, तो टिहरी बांध कहाँ पर है? मैं आज ही कवर कराया हूँ, जो एयरफोर्स से रिलेटेड जो मेरी वीडियो चैनल पर आ रही है उसमें मैंने सुबह 8 बजे ये कराया है क्वेश्चन। टिहरी बांध कहाँ पर है मेरे भाई? तो टिहरी बांध आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ठीक है, भागीरथी नदी पर। हीराकुंड की बात करूँ तो हीराकुंड बांध कहाँ पर है? महानदी पर है। कहाँ पर देखने को मिलेगा? उड़ीसा में देखने को मिलेगा। ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट है, इनको आपको जरूर से याद रख लेना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट पूछा जाता है जिसका नाम है सलाल। एक सलाल है, एक बगलीहार है और एक दुलहस्ती है। ये पूछे जाते हैं, ये कहाँ पर है? तो ये सारे बांध मेरे भाई तीनों के तीनों आपको जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, और कौन सी नदी है? तो चिनाब नदी पर है। ठीक है, याद रखेंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित है। ऑप्शन में है कांडला बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह। देखिए एन्नोर की बात करूँ तो एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में है, ठीक है। पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, ठीक है। विशाखापट्टनम की बात करूँ तो विशाखापट्टनम मेरे भाई आंध्र प्रदेश में है। तो बचा कौन सा? तो गुजरात में कौन सा है? कांडला बंदरगाह है। ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ किसकी रचना है? बराक ओबामा की है, अब्राहम लिंकन की है, नेल्सन मंडेला है या मदर टेरेसा? कौन सा राइट आंसर होगा? द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। देखिए राइट आंसर आप सभी नोट करेंगे भाई, मेरे भाई नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है द स्ट्रगल इज़ माई लाइफ। इन्होंने इसमें अपनी ज़िंदगी के बारे में लिखा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। देखिए ऐसे एक शब्द आपको दे देगा और पूछेगा किस खेल से संबंधित है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो इनको आपको ज़रूर से कवर करके जाना है। यदि मैं बात करूं ग्रैंड स्लैम की तो ये मेरे भाई आपको टेनिस में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? ऑप्शन में निकोलो कोंटी, फाइयान, ह्वेनसांग, तैमूर लंग। देखिए चंद्रगुप्त सेकंड की बात करूं तो इसके समय भारत आया था कौन मेरे भाई? फाइयान, ठीक है। ऑप्शन कौन सा राइट होगा? बी राइट होगा। और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा, ठीक है। चलिए अगला है आप सभी का कि पानी से बर्फ़ बनना डैश किस प्रकार का परिवर्तन है। देखिए परिवर्तन दो होते हैं, एक भौतिक परिवर्तन होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन किसको कहा जाता है? जब वस्तु में हम परिवर्तन कर देते हैं और परिवर्तन के बाद जो वस्तु हमें प्राप्त होती है उसी वस्तु से हम दोबारा पहले वाली वस्तु जब प्राप्त कर लेते हैं तो उसे हम दोस्तों भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में वस्तु को जब हम चेंज करते हैं तो चेंज के बाद जो वस्तु हमें मिलती है उससे हम पहले वाली वस्तु दोबारा नहीं बना सकते, उसी को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रखेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है कि पानी से बर्फ़ बनना। देखिए पानी से हमने बर्फ़ बना दिया और वापस को जब बर्फ़ को हम रख देंगे तो वो पिघल कर क्या हो जाएगा? पानी बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? जब परिवर्तन के बाद हमें बर्फ़ मिली तो बर्फ़ से दोबारा हम उसको पानी में चेंज कर सकते हैं। तो जब चेंज कर किया जा सकता है उसी को मेरे भाई भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट आंसर होगा। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? जैसे लकड़ी का जलना, यदि मैं लकड़ी को जला दूं तो लकड़ी के जलने के बाद क्या हो जाएगा? हमें राख मिलेगा, और राख से हम दोबारा लकड़ी नहीं बना सकते हैं, तो उसी को हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। याद रहेगा। चलिए अगला है आप सभी का कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दो तरीके से पूछता है, एक वसा में पूछ लेगा और एक आपका जल में पूछ लेगा, ठीक है। वसा में घुलनशील कौन सा है? विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है और विटामिन के है। जल में घुलनशील की बात करूँ विटामिन बी और विटामिन सी, दो विटामिन आपको जल में घुलनशील देखने को मिलेंगे और 4 विटामिन आपको वसा में देखने को मिलेंगे। इनको आपको याद कर लेना है, शॉर्टकट है कीड़ा, ठीक है। और इसको बीसी से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा कि निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? आँख गलत हो जाएगा। गला प्रभावित होता है? नहीं। आंत भी नहीं। क्या प्रभावित होता है? हमारा किडनी यानी गुर्दे प्रभावित होते हैं। किससे? टाइफाइड से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आप सभी का कि मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप सभी मेरे भाई क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे,
ठीक है। वीडियो मेरी आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो कंटिन्यूसली क्लास में रखूँगा, नहीं तो इस क्लास को मैं प्रॉपर तरीके से लेकर नहीं आ पाऊँगा। देखिए, जैसे आपको तैयारी करनी है AOC एग्ज़ाम की, जो अभी हाल ही में निकली हुई है, तो आप इस क्लास को डेली देख सकते हैं। शाम को 6 बजे चैनल पर मैं लेके आने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराऊँगा और इस प्रैक्टिस सेट से ऐसे ऐसे क्वेश्चन कवर कराऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में शायद देखने को मिल जाएँ। तो ज़रूर से आपको इन वीडियोस को देखना है, इन क्लासों को कंप्लीट देखिएगा, हर क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट करके याद करिएगा जो भी याद ना हो। ठीक है, तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों।